नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आपका डीडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हम एक नया अध्याय और एक नया विषय आपको डीडी क्लासेस के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसका नाम है पर्यावरण। ठीक, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के चैप्टर के क्रम में आज मैं दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा, दूसरा पार्ट पढ़ाऊँगा, प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। ठीक दोस्तों, प्रकृति जो हमारी है, वो प्रकृति जो हमारी है यानी जो हमारे प्रकृति में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति क्या चीज़ होती है। उसमें जो होता है कार्बन का चक्र कैसे होता है व जल का चक्र कैसे, यानी कार्बन का चक्र एक क्रमी चक्र क्या होता है और जल का एक क्रम चक्र क्या होता है। तो दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं पृथ्वी के कार्बन चक्र में, किसके, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थ के अपघटन से। अब कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों हमारे, कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स आदि। ठीक, ये क्या होते हैं, हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं के अपघटन से, मतलब कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से पृथ्वी का कार्बन चक्र बता रहा हूं मैं। पृथ्वी का कार्बन चक्र कैसे होता है, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से। ठीक, जीवधारियों द्वारा श्वसन की प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। एवं ये मतलब कहाँ पहुंचती है हमारे, ये पृथ्वी पर, कहाँ, पृथ्वी में उत्पन्न होती है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी से ही क्या होता है, कार्बन का चक्रण होता है पृथ्वी में। किससे किससे होता है, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों के श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के दहन से और जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। ठीक, कहाँ पे पहुंचती है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में। ठीक, उसके बाद है स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण के क्रिया द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं। कल हमने बताया था एक फिगर बना के, CO2 मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ेगा या वो जंतु छोड़ेगा, और कौन ग्रहण करेगा, पेड़ पौधे ग्रहण करेंगे, उसके बाद वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, फिर एक चक्र बनता था। ठीक, कल हमने आपको बताया है इसके पिछले वाले वीडियो में, तो आप उसको देख लीजिएगा। स्वपोषित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अगला है, इसको आप बहुत हाईलाइट कर लीजिए ये वाले क्वेश्चन को, कार्बन का जो मूल रूप होता है वो ग्रेफाइट एवं हीरा में पाया जाता है। ग्रेफाइट एवं हीरा में पाया जाता है कार्बन का मूल रूप। ठीक, इसको रट लीजिए आप, कार्बन मूल रूप से ग्रेफाइट एवं हीरा में पाया जाता है। अगला है वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है के रूप में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। यानी जो वायुमंडल में जो कार्बन पाया जाएगा वो किस किस के रूप में पाया जाएगा, जो वायुमंडल में भी हमने बताया था कि वायुमंडल में 7 तत्व, मतलब 7 वो हमारे गैसें हैं या 7 मिश्रण हैं, उन 7 को हमने बताया था नाक नहीं में। उसमें ये कह रहा है कि वायुमंडल में जो कार्बन पाया जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाएगा। हमने आपको बताया था 3 से 4 नंबर पे था ये। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अथवा कार्बोनेट के रूप में और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में। किसके रूप में, हाइड्रोजन, इन 3 अवस्थाओं में पाया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि वायुमंडल में कार्बन निम्न में से किस रूप में नहीं पाया जाता है। तो आप इन तीनों को याद कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बोनेट होगा और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा। जो तीसरा वाला होगा वो अगर मान लीजिए और कुछ दे देता है तो वो नहीं होगा। ठीक, अगला है वही दूसरी ओर जल चक्र में। अब देखिए जो जल चक्र है उसके लिए देखिए वहीं दूसरी ओर जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण से जल चक्र को चालित करता है। सौर विकिरण जल चक्र को क्या करता है, चालित करता है व जल का वाष्पीकरण
करता है। ठीक, तो मतलब जब हमारे सूर्य की रोशनी जब किसी भी बड़े मतलब व्यापक समुद्र या किसी भी स्थान पर जब पड़ता है, या फिर आप कभी ठंडियों में देखते होंगे कि जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो हम किसी तालाब या पोखरे के किनारे होते हैं तो देखते हैं एक भापनुमा वाष्प बन के क्या होती है वहाँ पे, मतलब जो हमारे जल की मात्रा है वो कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, वायुमंडल में जाती है। तो यही कहने का मतलब वहीं दूसरी ओर जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण मतलब क्या होता है, यानी सूर्य की ऊर्जा या सूर्य की किरणें सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है, वह जल का वाष्पीकरण करता है। ठीक, अगला है वायुमंडल में नमी की बात आती है। वायुमंडल में नमी की मात्रा का निर्धारण करता है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा को निर्धारण करता है, यानी वायुमंडल जितना नम होगा उतना ज़्यादा वर्षा होगी। कहने का मतलब यही है, वायुमंडल जितना नम होगा उतना अधिक वर्षा होगी। जैसे कह रहा है वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करता है। सभी प्रकार वर्षा की मात्रा यथा, यानी जैसे बूंदे, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब वायुमंडल जितना नम होगा उतना क्या होगी, बूंदे होंगी, वर्षा होगी, बर्फबारी होगी इत्यादि होगा। ठीक, वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। ठीक, अगला है जल चक्र। अगला है दोस्तों जल चक्र पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं जब हम प्राइमरी रूप से जब पौधे का संचय करते हैं, यानी मतलब पौधों को रोपित करते हैं तो सबसे पहले उसमें पानी डालते हैं। तो पौधे भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं। पौधे भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं। उनके मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, जिससे उनका विकास और वृद्धि होती है। ठीक, अगला है दोस्तों, आगे जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो क्वेश्चन करेगा कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तभी हमने बताया था सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, जल का वाष्पीकरण करना या जल का संचय करना। ठीक, जल का संचय करना या जल का वाष्पीकरण करना। अगला है वर्षा की मात्रा निर्भर करती हैं। वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करती हैं, वायुमंडल की नमी पर। किस पे निर्भर करती हैं, वायुमंडल की नमी पर। ठीक दोस्तों, तो अगला हम देखते हैं, अगला जो होगा हमारा वो पर्यावरण सुरक्षा होगा। आइए देखते हैं पर्यावरण सुरक्षा। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा में दोस्तों क्या होता है, धारणी विकास। पहला है धारणी विकास एवं कागज के थैले का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सुरक्षात्मक पहलू के पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू हैं। ठीक, धारणी विकास एवं कागज के थैले का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू हैं। धारणी विकास हमने आपको बताया था पहले ही दिन किसे कहते हैं। ठीक, यानी जो चीज़ यानी वर्तमान की चीज़ों को ध्यान में रखकर वह भविष्य की चीज़ों को, ये वर्तमान में जो चीज़ बनती हैं या पर्यावरण जो संतुलन है उसके संबंध में यदि भविष्य को भी रखते हुए यदि किसी परियोजना को या योजना को तैयार किया जाए भविष्य को ध्यान में रखते हुए, तो उसी को धारणी विकास या सतत विकास कहते हैं। ठीक, कहाँ हुआ था, एक तो हमने बताया था आपको सन 2002 में जोहान्सबर्ग में उसे मतलब एक लक्ष्य हासिल दिया गया था, और एक क्या बताया था आपका, उसको हमने क्या बताया था, एक धारणी विकास आपको एक धारणी विकास बताया था आपको 1992 में रियो डी जेनेरियो में। ठीक, तो धारणी विकास एवं कागज के थैले का प्रयोग पर्यावरण सुरक्षा के सकारात्मक पहलू हैं। नंबर 1, यहाँ से यहाँ तक एक सकारात्मक, जैसे अभी अपने यहाँ क्या है, पॉलीथीन पूरी तरीके से क्या है, बैन है। ठीक, पॉलीथीन क्या है, पूरी तरीके से बैन है। तो ये भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही बैन किया गया है कि धारणी विकास एवं कागज के थैले का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू है। वातानुकूलन,
वातानुकूलन पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए नकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन किससे संबंधित है? नकारात्मक पहलू से संबंधित है। कहने का मतलब जिस प्रकार का वातावरण होगा अगर उस प्रकार से हम अनुकूलन करेंगे, अपने आप को रहेंगे, तो यानी तमाम तरीके के एसी फ्रिज वगैरह लगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, वो पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए नकारात्मक पहलू से संबंधित होगा। ठीक, जबकि गरीबी कम करने पर, देखिए, जबकि गरीबी कम करने पर पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी से क्वेश्चन बनेगा कि धारणीय विकास यानी पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से धारणीय विकास निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है? ठीक, सकारात्मक पहलू कौन सा नहीं हो सकता है? पहला क्या है? धारणीय विकास होगा, कागज के थैले का प्रयोग होगा तो वो क्या होगा, एक सकारात्मक पहलू होगी। बट वातानुकूलन क्या होगा, एक नकारात्मक पहलू होगी। और गरीबी क्या होगी, जो गरीबी होगी वो सकारात्मक और दोनों नकारात्मक, सकारात्मक यानी दोनों प्रभाव पड़ते हैं। ठीक, जबकि गरीबी कम करने पर पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। उसे दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है। उसे दूसरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है। ठीक, उसे दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, यानी प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। क्योंकि भाई अगर गरीबी हमें हटाना है तो तमाम संसाधन इकट्ठा करने पड़ेंगे, सब कुछ इकट्ठा करने पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषित होगा। बट इसका संबंध किस प्रकार का होगा, अप्रत्यक्ष संबंध होगा। ठीक, धारणीय विकास कागज के थैले का प्रयोग वातानुकूलन से पर्यावरण का प्रत्यक्ष संबंध है। धारणीय विकास, कागज के थैले का प्रयोग, वातानुकूलन से पर्यावरण का प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक, प्रकृति आवास का विनाश, प्रकृति आवास का विनाश जैसे क्या हुआ, झील हो गई हमारे, जंगल हो गए हमारे, ये सब हमारे किस में आते हैं, वन हो गए, ये सब किस में हो गए हमारे, ये प्रकृति आवास का विनाश। प्रकृति आवास का, ये प्रकृति आवास में आएंगे ये सब। प्रकृति आवास का विनाश जैव विविधता हानि या प्रकृति संसाधनों के क्षरण होने से यानी वाले नुकसान को पर्यावरणीय अपकर्ष कहते हैं। पर्यावरणीय अपकर्ष किसे कहते हैं, यानी प्रकृति आवास का विनाश हो जाएगा, जैव विविधता हानि होगी, प्रकृति संसाधनों का क्षरण होगा, वाले नुकसान को यानी प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे उस नुकसान को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। ठीक, पर्यावरण अपकर्ष क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से पर्यावरण अपकर्ष हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आपको दे देगा प्रकृति आवास का विनाश, जैव विविधता हानि या प्रकृति संसाधनों के क्षरण। इसी में से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, अगला है जबकि अपक्षय चट्टानों, अपक्षय, जबकि अपक्षय किसे कहते हैं, क्वेश्चन बनता है अपक्षय किसे कहते हैं, किसे, अपक्षय किसे कहते हैं। जबकि अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह प्रक्रिया है, अपक्षय मतलब चट्टानों की टूट फूट की वह प्रक्रिया है जिससे चट्टानें ढील पड़ जाएं व वियोजन द्वारा ढीली पड़कर विदीर्ण होकर अपने स्थान से बिखर जाती हैं, तो अपक्षय कहलाता है। यानी एक है आपका पर्यावरण अपकर्ष, दूसरा है अपक्षय। पर्यावरण अपकर्ष में क्या होगा, प्रकृति संसाधनों से छेड़छाड़ करेंगे, हम उनको काटेंगे, जंगलों को हटाएंगे, झीलों को नष्ट करेंगे, वहाँ बिल्डिंगें खड़ी करेंगे, तो पर्यावरण अपकर्ष होगा। और पर्यावरण जो अपक्षय कहलाएगा, पर्यावरण अपक्षय कहलाएगा अगर जबकि चट्टानों की टूट फूट की वह प्रक्रिया है, जैसे तमाम तरीके के भूकंप आ जाना या फिर मतलब भारी तेज मूसलाधार वर्षा हो जाना इत्यादि के कारण जो है, जबकि इत्यादि के कारण जो है चट्टानें क्या हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं और वियोजित हो जाती हैं, यानी खंडों में बढ़ जाती हैं और ढीली पड़कर क्या हो जाती हैं, वो वर्षा के साथ विदीर्ण होकर अपने स्थान से क्या हो जाते हैं, बिखर जाती हैं। इसे क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये पर्यावरण सुरक्षा है, यानी पर्यावरण को हम सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, किससे सुरक्षित कर सकते हैं। नंबर 1 है धारणीय विकास, कागज के थैले का प्रयोग किया जाए। ठीक, अभी हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से लागू है कि पॉलीथीन क्या कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, बैन है भी। ठीक, वातानुकूलन पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए नकारात्मक पहलू है, जबकि गरीबी कम करने पर पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक पहलू पड़ते हैं, और वही क्या है, अप्रत्यक्ष संबंध है। ठीक,
तो ये है हमारे पर्यावरण सुरक्षा। हमें अगर इन चीज़ों को अपनाते हैं, इन चीज़ों को टूटने से बचाते हैं, यानी इनको प्रयोग करने से प्रयोग किया जाए, इन सब चीज़ों को इनके अकॉर्डिंग चला जाए, तो हमारा क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और मानव भी हमारे क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसी के साथ दीजिए हमको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।